मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा। ठीक है, तो बस बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। और आज वो फैक्ट आपको से मिलने वाले हैं जो आज तक अभी तक जितनी एग्जाम्स वगैरह हुई है उसमें कई बार उनका रिपीटेशन हुआ है और कई बार से रिपीटेशन हुआ और से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे जाएंगे और देखते रहिए बहुत ध्यान से। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा में कुछ 3 से 4 फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार से एग्जाम में आए हैं। अलग अलग एग्जाम जितने भी ऐसे एग्जाम होंगे अधिकतर वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो 3 फैक्ट इसमें आएंगे इस टॉपिक में, बहुत ध्यान से देखते रहना और 3 फैक्ट आपको पकड़ना है, किसी भी हालत में उनको निकल नहीं देना। मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखें, स्टार्ट करें मध्य प्रदेश में वर्षा। और सबसे पहले वर्षा की बात करें तो वर्षा होती क्या है। ठीक है, जो वर्षा है ये क्या होती है इसको देखना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें वर्षा को सबसे पहले हम समझेंगे क्या है वर्षा। तो यहाँ पर इस शब्द का डिस्कशन करेंगे हम, वर्षा। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसको आपको बताऊंगा डायरेक्ट। तो वर्षा क्या है, तो सिंपली जब पानी का वेपोराइजेशन होता है, मतलब पानी जब भाप बन के ऊपर उठता है तथा जब ऊपर जाकर वही भाप वही वाष्प ठंडी होती है और ठंडी होकर बूंदों के रूप में जब वापस पृथ्वी पर गिरती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, जब से मान लो कि पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, ये वाष्प है। ठीक है, वाष्प इसके रूप में ऊपर उठता है तथा ऊपर जाकर यहाँ पर बूंदे, ये पानी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब से पानी के बूंदों में कन्वर्ट होगा क्या, वाष्प, ये जो वाष्प जाएगा। ठीक है, और वापस बूंदों के रूप में जब वापस नीचे गिरेगा पृथ्वी पर तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्षा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, संघनन की क्रिया द्वारा ये पूरा कार्य होता है। ठीक है, किसी भी से की द्रव का ऊपर उठना, वाष्प बन के ऊपर उठना और उसका द्रव की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होके पृथ्वी पर वापस गिरना, ठीक है, क्या है, संघनन है। तो इस तरीके से संघनन की क्रिया के द्वारा जो वर्षा होती है। ठीक है, तो सिंपली क्लियर है, केवल 2 ही बातें ध्यान रखना, पानी का वाष्प बन के ऊपर उठना और बूंदों ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरना है, क्या है, वर्षा है। क्लियर। ठीक, अब हमसे आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे से ये देखेंगे कि जो वर्षा है, इस वर्षा का कार्यकाल क्या है। ठीक है, वर्षा का कार्यकाल क्या है, तो अधिकतम जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर के मध्य में पूरी वर्षा हो जाती है, लगभग 80 to 92%। ठीक है, 80 to 92% जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर के मध्य में होती है। जून के मध्य से मतलब लगभग 15 जून से, ठीक है, सितंबर के मध्य में इतनी वर्षा हो जाती है। अब फिर हमसे की बात करें तो मध्य प्रदेश को जो वर्षा मिलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, दोनों ही बोल सकते हैं। मानसूनी जलवायु भी बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन मान लो से कोई आए तो दोनों ही सही है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मानसूनी वर्षा, जो एमपी में जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा है, मानसूनी वर्षा, मतलब मानसून के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, मानसूनी वर्षा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मानसूनी वर्षा जो रहती है वो लगभग इतने से कि 80 to 90% वर्षा लगभग से कि मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसी से होता है। ठीक है, तो मानसून कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब दक्षिण, यहाँ पे देखो ये इंडिया है, ठीक, इंडिया में ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण इधर से जो जाने वाला जो मानसून है, अरब सागर तरफ से जाने वाला मानसून है, ये कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से एमपी में वर्षा होती है। उसके बाद में जो अरब सागर से उठती है या बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो हवाएं हैं इनसे भी वर्षा होती है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों तरफ से वर्षा होती है। ठीक, उसके बाद में
फिर अब वर्षा किस कारण से होती है, कैसे होती है, ये आपको बता दिया। तो मध्य प्रदेश को जो वर्षा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो औसत वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर। ठीक है, 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा है। तो इस तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम जाते हैं हमारा जो मेन काम है। ठीक है, जो मेन से कि एमपी के बारे में हमको वर्षा पढ़ना है, अलग अलग भागों में वर्षा के रूप में जो एमपी का विभाजन करना है कि वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने टोटल 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वो देखते हैं। ठीक है, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश के भाग। ठीक है, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश के भाग। ठीक है, कितने भाग है टोटल, 4 भाग। ठीक, कितने भाग है, 4 भाग है। अब 4 कौन कौन से है पहले ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दो, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बता दूंगा इसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला भाग, ठीक है, सबसे पहला भाग जिसको हम बोलते हैं निम्न वर्षा क्षेत्र। निम्न वर्षा क्षेत्र। ठीक है, तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र पहला। उसके बाद में दूसरा औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। औसत से कम वर्षा क्षेत्र। ठीक है, तो औसत वर्षा मैंने बताई थी अभी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है औसत वर्षा का। ठीक है, याद रखना उसको। 112 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है, मतलब पूरी से कि एमपी का टोटल जो औसत वर्षा की कितनी 112 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निम्न वर्षा मतलब बहुत कम जहाँ पे पानी गिरता है वो है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। और औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र मतलब औसत से कम मतलब औसत कितना है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 112 सेंटीमीटर मतलब औसत कितना है, तो औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, तो इस तरीके से औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद में औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र के बाद में जो तीसरे नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। क्या है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से ये है। और चौथा पॉइंट है औसत से अधिक वर्षा वाला। ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र नहीं, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र लेंगे। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इसको ले लेते हैं औसत से अधिक वर्षा। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है। उसके बाद जो चौथा रहेगा, चौथा क्या रहेगा, 4th नंबर का मतलब औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मतलब जो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा या अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये कौन कौन सा है, ये आपको अभी बताऊंगा मैं। अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर सबके बारे में अलग अलग आपको डिफाइन करूंगा कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे टोटल से कि 4 भाग देख लिया आपने। ठीक है, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद निम्न वर्षा वाला क्षेत्र सबसे पहला है, दूसरा वाला औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, और तीसरा है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और चौथा है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, बहुत ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे जो से कि अब जो बताने जा रहा हूँ वो यदि ध्यान से आपने देख लिया तो हमेशा के लिए आपके माइंड में ये फोटो यहाँ पे जो दिख रहा है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि से कि आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैंने जो पहला वाला जो वीडियो बनाया
तापमान और वर्षा, ये अपने जलवायु वो जरूर देख लें, ताकि उसी से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, जो वर्षा पूरी जो होती है किस कारण होती है, उसमें तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तापमान की वजह से ही वर्षा का आगमन होता है। ठीक है, तो ये पूरा से कहानी उसमें पूरी बताइए, आप ध्यान से देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये जो भाग अलग अलग है। सबसे पहला निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वर्षा होती है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पे मैप में देखो, ध्यान रखना, किताबों में जो मैप दिए हैं सारे सारे, उसमें इस टाइप से मैप पूरे बने हुए हैं, और हर किताब में लगभग अलग अलग भी दिया हुआ है मैप वगैरह। लेकिन ये वाला जो मैप लिया गया है, ये मध्य प्रदेश की जो सरकारी बुक होती है, गवर्नमेंट बुक होती है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, उस बुक से लिया गया। इस बुक का नाम है हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्योंकि गवर्नमेंट बुक है इसलिए वहां से ये डाटा लिया गया है। अब ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, ये कौन सा, जो पश्चिमी क्षेत्र है, लेकिन केवल पश्चिमी क्षेत्र नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, इसमें यहाँ पे बना, यहाँ पे जरूर है ये वाला। ठीक है, लेकिन जो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र में, ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, ये इसका पहला वाला। इसमें यहाँ तक कि ये जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी वगैरह ये भी आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला भी आ जाता है। इसमें मैप में, किताबों में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन उसमें लिखने में इनको जरूर लेते हैं। ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जिसमें भिंड में तो सबसे कम वर्षा मानी जाती है। ठीक है, और कितनी मानी जाती है अभी बताऊंगा आपको। भिंड में कितनी होती है, भिंड में 55। ठीक है, भिंड जिले में जो वर्षा है वो कितनी, 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहाँ पर, भिंड में, जो कि सबसे कम मानी जाती है। ठीक है, सबसे कम मानी जाती है भिंड में। तो इस तरीके से ये है। और अब से कि पहला होगा निम्न वर्षा वाला क्षेत्र हो गया पूरा। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो ये आपको देख लो कि यहाँ पे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, नीमच है, मंदसौर है। ठीक है, अगर मालवा, उज्जैन, इंदौर वगैरह से भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये वाले क्षेत्र में जितने जिले हैं आप मैप में देख सकते हो, यदि आपके पास मैप है। जिले वाइज जो मैप दिया है उसमें देखें और इसको देखें, आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र हुआ। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं 75 के बाद में ये 75 से 80 या फिर 100। ठीक है, 75 से 80 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है, इसको हम बोलते हैं औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। क्या है, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। मतलब से कि ये वाला है, ये पहले नंबर का है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, और ये दूसरे नंबर का है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, जिसमें 75 से 80 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी जिले हैं देख लो यहाँ पे। तो इधर ये इसके यहाँ पे भिंड का कुछ भाग आ जाएगा, लेकिन भिंड वैसे निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में अधिकतर आता है। तो यहाँ पे भिंड है, उसके बाद दतिया है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है, उसके बाद में विदिशा और भोपाल वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में इधर टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है, सतना, पन्ना, सीधी तक चला जाएगा इधर ये। तो इस तरीके से ये जिले हैं, ये जिले पूरे किस में आएंगे, तो औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आएंगे, दूसरे नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर दिख रहा है, ये दूसरा औसत से कम वर्षा, सबसे कम वर्षा। उसके बाद फिर बढ़ते हैं औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये जो गोले गोले जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो गोले गोले सब दिख रहे हैं ये वाले, ये ठीक है, तो ये गोले गोले क्षेत्र है पूरा। ये वाला क्या है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। औसत कितना है, 112। ठीक है, आपको बताया था मैंने, औसत कितना है, 112 सेंटीमीटर। तो ये औसत है। तो औसत से अधिक मतलब यहाँ पे 125 से 150 है, तो औसत से अधिक है। तो 125 से 150 औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो ये देख लो यहाँ पे शहडोल से स्टार्ट हो जाएगा, शहडोल उधर बाद, उसके बाद ये अनूपपुर, ठीक है, उसके बाद में इधर बालाघाट, सिवनी, ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो इस ये वाले क्षेत्र है, मंडला वगैरह, ये सब कुछ ये इसमें आएगा। औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र
मतलब यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। तो ये वाला कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर, ठीक। तो ये हुआ औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे चौथा पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट हम देख चुके हैं, 1 2 3। निम्न वर्षा, औसत से अधिक वर्षा, ठीक है, औसत से कम वर्षा, और ये औसत से अधिक वर्षा, ठीक है। और यहाँ पे ये अत्यधिक वर्षा, ठीक है, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, चौथा वाला अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। फिर से ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो, वो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी होशंगाबाद में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पंचमढ़ी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्षा को 4 भागों में डिवाइड करके आपको एक एक पूरा सेक्टर पूरा बता दिया, एक एक क्षेत्र बता दिया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये कौन सा है, चौथे नंबर का, ठीक। अब यहाँ पे आपको से ये बता देता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में से कि हर जगह से कि इधर अलग हो से कि वर्षा कम हो रही है, इधर ज्यादा हो रही है, इधर और से कम वगैरह हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा क्यों होती है। दक्षिण में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर में जाते जाते कम हो जाती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यदि इसे आपने पढ़ा हो तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है और अरब ये बंगाल की खाड़ी से जो गर्म हवाएं जो पानी लेके ना ऊपर उड़ती है, तो ये दोनों ही तरफ से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है। तो इधर से जो वर्षा होती है, जो दोनों से वर्षा होती है, तो इधर वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिल, ये अपना आंध्र प्रदेश, ये वाले तट पे टकराएगा, ठीक है। इधर वाले तट पे जितनी भी पहाड़ियां हैं, पर्वत वगैरह है, वहां से टकराएगा और अधिकतर ज्यादा जो वर्षा होती है, ठीक है, 70% वर्षा तो इसके तटीय क्षेत्रों में ही हो जाती है, ठीक। फिर यहाँ पे इधर से सिर्फ देखेंगे तो इधर से आने वाली वर्षा भी इधर वाले तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसमें वर्षा हो जाएगी, ठीक। अब बाकी फिर से भी जो वर्षा वाली से हवा बचेगी, जो गर्म हवा जो मानसून आएगी, जो वर्षा बचेगी वो आगे आएगी और मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वहां पे टकराकर उससे जो वर्षा होगी, जिसके कारण यहाँ पे होशंगाबाद में सर्वाधिक वर्षा होगी, दक्षिणी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होगी। अब यहाँ वर्षा होने के बाद में फिर जो वर्षा का जल है, ठीक है, जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं हैं, वो शुष्क होती जाती है, धीरे धीरे वो पानी हवाओं में कम होता जाता है, जिसकी वजह से इधर हवा जाएगी, इधर से इस तरीके से एमपी में हवा जाएगी, तो यहाँ से कम होता जाएगा और इधर यहाँ पे जाते जाते इधर एकदम से की बारिश कम होने लग जाती है। इसका कारण क्योंकि ज्यादा वर्षा इधर हो जाती है और इस तरीके से जो हवाएं आती आर्द्र लेके वो आर्द्रता इधर कम होती जाती है, जिसके कारण से ऊपर जाने पर, दक्षिण पश्चिम में जाने पर वर्षा कम होती जाती है। जैसे यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो इधर ये राजस्थान आएगा, तो राजस्थान में जाके ना एकदम बहुत कम वर्षा हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे हम, तो क्लियर हुआ कि वर्षा कम क्यों होती है, ज्यादा क्यों होती है, कहाँ पर ऊपर जाने पर कम कैसे होती जाती है, ठीक। क्लियर है पूरा क्या है कि ये जो मानसूनी हवाओं का कारण है कि वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी वो शुष्क होती जाएगी, वर्षा कम होती जाएगी। उसके बाद फिर अब यहाँ पे अगला से देखेंगे 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना। सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर मापी गई, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा एमपी में कहाँ पर होती है, तो पंचमढ़ी में। तो ये पंचमढ़ी में लगभग 200 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग कितना है 200 सेंटीमीटर, तो इसको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है, तो पंचमढ़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका पूरा डाटा लगभग क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं इसके बारे में, जो वर्षा है
तो इस तरीके से यहाँ से हमारे जो वर्षा वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो वर्षा है उसका एक एक चीज आपको मिली, एक एक जानकारी पूरी यहाँ पे मिली। बहुत ध्यान से इनको से की वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखते रहना ताकि से कि आपको अच्छी तरीके से चीजें याद रहे और किसी भी प्रकार से आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब आपको से बता दे रहा हूँ, जलवायु चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, जलवायु हमने स्टार्ट किया, इसके 3 वीडियो टोटल बने हैं। पहला जलवायु के बारे में पूरा डिटेल में बताया मैंने अच्छी तरीके से, मैप वाइज। ठीक है, मैप वाइज पूरा बताया। उसके बाद फिर दूसरा जो वीडियो बना वो तापमान पे पूरा बना है, टेम्परेचर पे बना है, मध्य प्रदेश में तापमान का वितरण। आपने नहीं देखा तो जाके देखें, उसको समझे। उसके बाद तीसरा आज का जो ये क्लास है ये मध्य प्रदेश में वर्षा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वर्षा को पूरा अच्छी तरीके से हमने समझा था। इस तरीके से तीनों को मिला के ना एक जलवायु चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि से कि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।